हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सारे वीडियोस कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, शॉर्ट वीडियोस होंगे एंड कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने चाहे जितना भी कंटेंट पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी आपको पता ही है कि जो 2021 वाला ये ईयर है, लॉकडाउन चल रहा है नो डाउट, बट यू शुड कंसिडर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप लोगों के पास टाइम भी उतना ही ज्यादा है जितना ज्यादा लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि उतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डेली बेसिस पे एक टॉपिक होगा। एंड जो भी मैं टॉपिक्स चूज कर रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हैं। लाइक कौन से टॉपिक में से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, सबसे पहले थोड़ा इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? विच आर फॉर्म्ड विद द एम ऑफ हेल्पिंग देयर मेंबर्स। कुछ ऐसी सोसाइटीज जो अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ये जो सोसाइटीज हैं, दीज आर मेनली बाय द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दीज आर फॉर्म्ड बाय द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो आपने देखा होगा, आपके आसपास एक कमेटी सिस्टम चल रहा होगा। कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग पर मंथ बेसिस पे कुछ इंस्टॉलमेंट पे करते हैं एंड वो अपने फंड्स को पूल करते हैं। एंड जिस भी किसी एक पर्सन को टाइम से पहले अगर पैसे चाहिए होते हैं तो वो ले लेता है, बाकी के मेंबर्स वैसे ही कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। मींस आपको थोड़ा एडवांस मिल जाता है। ये होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वो एक अलग सिस्टम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आपने नाम सुना होगा, तो वो एसएचजीज का पार्ट माना जाता है। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने वो एग्जांपल ले लिया। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये लीगल सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, तो दीज आर मेनली फॉर्म्ड बाय द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्यों बनाई जाती हैं? सो दैट वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, जो भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर पर्सन है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल ऑफ आवर कंट्री, हैंडफुल पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो जो भी रिच पीपल हैं, वो पुअर्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उसके लिए बनाई जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे। वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? सॉरी, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर पे फ्रांस पे हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा ही डिफरेंस था, तो सबसे पहला नाम इंग्लैंड का आएगा, तो आप इसे याद रखें। कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट हुआ था इन इंग्लैंड। Second question is, in India, Cooperative Societies Act was passed in which year? Cooperative Societies Act कौन से ईयर में पास हुआ था? तो ये पास हुआ था इन द ईयर 1912। ठीक है, 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास हुआ था। अब इससे आप एक और चीज याद रख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज और नॉट, तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं? The bodies which are constructed by some sort of act। किसी एक्ट की हेल्प से जो बनती है बॉडी, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? वो वाली बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। ठीक है, विच आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लॉ से पास होती हैं। ठीक है, लॉ अगर लिखा आ जाए तो भी, तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं 1912 में। ठीक है, 1912 में ये बनी थी। थर्ड क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, लिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल और जॉइंट लाइबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका आप मतलब समझो, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपने शेयर परचेज किया, एक शेयर की वैल्यू थी ₹100। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? ₹100। ओके, तो आपने सपोज ₹60 पे कर दिए। कितने पे कर दिए? 60। तो कितने रिमाइंडर हैं? कितने बच गए आपको पे करने के लिए? ₹40।
तो ये 40 ही आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी कोई डेट्स होंगे उसमें आप नहीं पे करोगे, यू नीड नॉट टू पे, ओके। आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के डेट्स में। तो जो इसके मेंबर्स हैं उसकी लाइबिलिटी, उनकी लाइबिलिटीज कितनी होगी, बस जो भी उनका शेयर बचती है पेमेंट, बस उसी की लाइबिलिटी होगी। सो दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। In definition form, you can say shareholders are legally responsible for the debts of the company only to the extent of nominal value of the share. जो भी शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी उसका कितना पे करना है वही पे करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th, कॉपरेटिव्स इन इंडिया फॉलो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फेडरल। देखिए फेडरल का क्या मतलब होता है, फेडरल का बेसिक मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। पावर को जब पावर क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन अथॉरिटी, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कैसे, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पावर डिवाइडेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। वैसे तो विलेज पंचायत्स भी होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या प्रेजेंट करता है, फेडरल स्ट्रक्चर। इन द सेम वे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें भी फेडरल स्ट्रक्चर है। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आप इसको थोड़ा नोट कर लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। MCQs के साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्यों आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये फेडरल क्या प्रेजेंट करता है देख लो। वेरी फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को मैं इतना ही लिख रही हूँ एक बारी, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये विलेज लेवल पे काम करती हैं, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज विलेज लेवल पे काम करेंगी। आफ्टर दैट इज हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज, हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज। तो ये जो हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं ये स्टेट लेवल पे काम करती हैं, मींस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। थर्ड लेवल इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इन बैंक्स का क्या काम होता है, ये लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन देते हैं, मींस लैंड को डेवलप करने के लिए। अगर किसी फार्मर को, एग्रीकल्चरिस्ट को न्यू पीस ऑफ लैंड परचेज करना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होंगे, तो वो फंड्स लैंड डेवलपमेंट बैंक्स से ले सकते हैं। नबार्ड सारे एग्रीकल्चरल बैंक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। नबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ओके। नेशनल, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, निमोनिक्स है इसका, ठीक है। तो फेडरल का क्या मतलब होता है, जब पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है, 3 लेवल्स में पावर को डिवाइड कर दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फेडरल स्ट्रक्चर, ओके। इन तीनों से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कौन से लेवल पे काम करती हैं, तो विलेज लेवल पे। हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज कौन से लेवल पे काम करती हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो वो हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज होते हैं। एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो वो किस लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, ओके। सो नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 5th, एपेक्स सोसाइटी रिप्रेजेंट्स। देखिए एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी। तो एपेक्स सोसाइटीज नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं एपेक्स सोसाइटीज। एपेक्स मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट इज नेशनल, ओके। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 6,
For cooperative credit societies, the interest rate for the deposits are fixed by. जो cooperative credit societies हैं, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड करता है? तो दिस इज डिसाइडेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि जो आरबीआई है वो डिसाइड करेगा. ठीक है, नो डाउट आरबीआई इज फादर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, रेगुलेटर ऑफ करेंसी है, लेकिन जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, दीज आर मेड फॉर द वेलफेयर. ठीक है, इनका मेन मोटिव वेलफेयर होता है, पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को लोन प्रोवाइड करना. तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मेन एम है. तो इंटरेस्ट रेट है जो वो बहुत ही नॉमिनल डिसाइड किया जाता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. नेक्स्ट कम्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स इज डन बाय. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनमें जो मेंबर्स हैं एंड शेयर्स की एलोकेशन है वो कौन करता है? सो इट इज डन बाय द मैनेजिंग कमेटी. ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मैनेजमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कौन से मेंबर्स की एडमिशन होगी, कितने उनको शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, कितने शेयर्स उनको मिलेंगे, ये सब डिसाइड होगा बाय द मैनेजिंग कमेटी. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 8. तो 8th क्वेश्चन है, just hold for a second. हाँ जी, तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है, द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर आल्सो नोन एज. तो जो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, इनको और क्या बोलते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज भी कई बार इसको लिखा होता है एब्रीवेटेड फॉर्म में. तो ये हैं अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज. अर्बन से आप याद रख सकते हो इजिली. नेक्स्ट कम्स cooperative banks that fall under the Banking Regulation Act of 1949 are controlled by. ये important चीज है. देखिए जो RBI है ना, Reserve Bank of India, it was established in 1935 and it was nationalized in 1949. 1935 में establish हुआ था, 1949 में ये nationalized हुआ था. तो जो भी cooperative banks 1949 के रेगुलेशन एक्ट के अंडर आते हैं, दीज विल बी कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, क्योंकि ये आरबीआई का एक्ट है. ठीक है, तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स 1949 के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो वो सारे आरबीआई के कंट्रोल में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन. नेक्स्ट कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. द प्रिंसिपल फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज. कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो जो कौन सा प्रिंसिपल है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉलो किया जाता है? सो इट इज वन मैन वन वोट. ठीक है, एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कुछ लोगों को डाउट होता है वन शेयर वन वोट, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि अगर एक बंदे के पास 100 शेयर्स हैं तो उस एक पर्सन के 100 वोट हो गए. ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो ये गलत ऑप्शन है. ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी फिर कुछ सेंस नहीं बनता. तो एक पर्सन मल्टीपल वोट भी नहीं डाल सकता, वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर कैसे पार्टिसिपेट करोगे? तो राइट आंसर क्या है? वन मैन वन वोट. सो ये है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Thank you so much for watching this video. If you are really liking these videos, you find these videos useful for you, तो please like करो, share करो. डेली बेसिस पे अच्छा क्या एजेंडा होगा, आप थोड़ा यहाँ तक पहुंचे हो तो आई एम श्योर कि आप इंटरेस्टेड हो. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. डेली बेसिस पे आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 2 वीडियोस. एक वीडियो होगा जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज पे होगा, ऐसे एमसीक्यूज होंगे प्रीवियस ईयर के. बिजनेस स्टडीज डज नॉट मीन +1-2 का बिजनेस स्टडी होगा, इट विल इंक्लूड द एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर कंपैटिटिव एग्जाम्स. ओके, एंड एक वीडियो होगा जिसमें अकाउंट्स के एमसीक्यूज होंगे विद एक्सप्लेनेशन. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ अदर वीडियोस रिलेटेड विद दीज कंपैटिटिव एग्जाम्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के किसी भी कंपैटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ आपको समझ आ रहा है या नहीं. कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.